हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एडजेक्टिव्स का टॉपिक। एडजेक्टिव्स जो भाषा में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जैसे कि जिंदगी में कलर्स रंग भर देते हैं, जिंदगी को जीवंत कर देते हैं, उसी तरह एडजेक्टिव्स भाषा में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ये एडजेक्टिव्स चीजों में उनकी क्वालिटी बता करके, उनका साइज, शेप, कलर बता करके चीजों को अलग ही रंग दे देते हैं। सतरंगी सपनों की धारा, रंगों ने जग को संवारा। फूलों में रंग, तितली में रंग, रंगों से सजता हर अंग। रंग बिना सूना संसार, रंगों से जीवन गुलजार। चलिए, रंगों से हम अपनी भाषा को गुलजार करते हैं। ये भाषा की जिंदगी में एडजेक्टिव्स का रंग भरते हैं। पीपल वर बाइंग फ्रूट्स इन द मार्केट। ये एक सेंटेंस है हमारे सामने, बड़ा ही सिंपल है और ये बिल्कुल प्लेन है। इसमें कोई एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसी सेंटेंस को हम एडजेक्टिव्स इसमें ऐड कर दें तो ये बड़ा कलरफुल सा बन जाता है। Busy customers were buying fresh, juicy fruits in a colorful, crowded market. ये रेड कलर के अंडरलाइंड वर्ड्स किस तरह से इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं उस डिस्क्रिप्शन में जो ऊपर बिल्कुल प्लेन था। पीपल वर बाइंग फ्रूट्स इन द मार्केट बिल्कुल प्लेन था, जबकि यहां बिजी, फ्रेश, जूसी, कलरफुल, क्राउडेड और आजकल तो एडवर्टीजमेंट की दुनिया में इस तरह के एडजेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे हम कभी कमेंट्री सुनते हैं तो बड़ा ही लाइव डिस्क्रिप्शन जो होता है वो बड़ा ही कलरफुल होता है। वो बिल्कुल एब्सेंट सीन को हमारी मेमोरी में, हमारे दिमाग में बिल्कुल प्रेजेंट की तरह पेश करता है। इन दिस क्रिकेट ग्राउंड एट कोलकाता, इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आर रेडी टू प्ले। बड़ा सिंपल है, सीधा है। इसी को एक अच्छा कमेंटेटर एडजेक्टिव्स का यूज करके किस तरह से बोलेगा। In the lush green stadium of Eden Gardens, the agile Indian cricket team in shining blue uniforms stands ready against the tall, strong Australian players dressed in bright yellow on this pleasant winter morning. देखिए किस तरह से कुछ एडजेक्टिव्स का यूज करने से दोनों की ड्रेस का कलर, लश ग्रीन पार्क, प्लेजेंट मॉर्निंग, ब्राइट सनशाइन, इन सब से किस तरह का कलर ऐड हो गया है। तो इस तरह का कलर, डिम कलर या ब्राइट कलर ऐड करते हैं, नंबर ऐड करते हैं, क्वालिटी ऐड करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं ये एडजेक्टिव्स। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं क्या होते हैं एडजेक्टिव्स, कौन से उनके टाइप्स हैं और एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह के सवाल इन एडजेक्टिव्स पर एग्जाम में आते हैं। ब्लाइंड कैन सी, डेफ कैन हियर। जी हां, एडजेक्टिव्स कुछ इस तरह के डिस्क्रिप्शन होते हैं कि भगवान ने जिस व्यक्ति को आंखों से वंचित कर दिया या जिस व्यक्ति को सुनाई नहीं देता, वो व्यक्ति भी इन एडजेक्टिव्स के माध्यम से कुछ कलर्स इंटरेस्ट के तौर पर ऐड कर सकता है। तो जो हमने बात की उसके आधार पर, इफ आई ट्राई टू डिफाइन एन एडजेक्टिव, then I'll say an adjective is a word that adds to the meaning of a noun. बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, by describing, by qualifying, by pointing out, by numbering it.
कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, उसको डिस्क्राइब करके, उसको क्वालिफाई करके, उसको पॉइंट आउट करके, उसको नंबरिंग करके एक नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक पहला एग्जाम्पल लेते हैं। नीरज इज एन इंटरेस्टिंग बॉय। कैसा लड़का है नीरज? नीरज इज ए बॉय। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। नीरज इज एन इंटेलिजेंट बॉय। सॉरी, इंटरेस्टिंग बोला मैंने पहले। नीरज इज एन इंटेलिजेंट बॉय। कैसा बॉय है? इंटेलिजेंट बॉय है। बॉय क्या है? नाउन है, और इंटेलिजेंट है एडजेक्टिव। ये नाउन बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, बॉय की मीनिंग में ऐड कर रहा है। और बॉय किसको रिप्रेजेंट करता है? नीरज को रिप्रेजेंट करता है। उसके बारे में हमें और जानकारी दे रहा है। ठीक इसी तरह से अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम.एच. अब्राम्स इज अ ग्रेट बुक। एक किताब अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एम.एस. अब्राम्स की लिखी हुई है, इज अ ग्रेट बुक। बहुत ही शानदार किताब है। किताब क्या है? नाउन है। उसके मीनिंग में ऐड कर रहा है ग्रेट। कैसी किताब है? ग्रेट किताब है, बहुत ही महान किताब है। और ये ग्रेटनेस की बात जो इसमें ऐड कर रहा है वो एडजेक्टिव है। द इंग्लिश एडमायर शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ट्रेजेडी तो बहुत सारी हैं ट्रेजेडीज, लेकिन उसमें शेक्सपियर की लिखी हुई एक विशेष प्रकार की ट्रेजेडीज। वैभव सूर्यवंशी इज ए शाइनिंग स्टार। शाइनिंग मेटाफोरिकल है ये सेंटेंस। शाइनिंग, चमकता हुआ सितारा। सितारा कैसा? चमकता हुआ। ट्रेजेडी कैसी? शेक्सपियरियन। माई ग्रैंडफादर लव्स इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर, कैसी कल्चर लाइक करते हैं मेरे ग्रैंडफादर? इंडियन कल्चर लाइक करते हैं। ही रिपेयर्ड अ ब्रोकन चेयर। चेयर इज ए नाउन, ब्रोकन उसमें ऐड कर रहा है, चेयर को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस तरह जो नाउन्स हैं, चाहे वो चेयर हो, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो ट्रेजेडी हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो बॉय हो, या कोई और भी हो, नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में ऐड करने वाले शब्द एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये हम इसके आगे एडजेक्टिव के टाइप्स हमें मालूम होने चाहिए, ताकि हम उनके रूल्स को बाद में समझें तो हमारे लिए समझना आसान हो जाए। बाकी टाइप्स, जो आदमी जिसने लैंग्वेज के तौर पर ज़्यादा, जिसकी यूटिलिटी नहीं है, उसके इसके यूसेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक विद्यार्थी के लिए जिसको एग्जाम में अपियर होना है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी स्कूल के एग्जाम में, किसी कॉलेज के एग्जाम में, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। नीरज इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट एक क्वालिटी है, ग्रेट एक क्वालिटी है, इंडियन एक क्वालिटी है, शेक्सपियरियन एक क्वालिटी है, शाइनिंग एक क्वालिटी है, ब्रोकन एक क्वालिटी है। तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स जो मैंने यहां डिस्कस किए हैं, सभी हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्या करते हैं? वो डिस्क्राइब द क्वालिटी और नेचर और कंडीशन। क्वालिटी को, नेचर को या कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं। किसकी? नाउन की। आप देखें ना, हर एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आता है। नाउन आता है तो उसके नाउन की कंडीशन, नेचर या क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा टाइप है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा। कितनी मात्रा में। अब वो मात्रा निश्चित भी हो सकती है, वो मात्रा अनिश्चित भी हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आंसर हाउ मच। वो हमें बताते हैं कितना। देयर इज सम वाटर इन द बोतल। सम वाटर, ये डेफिनिट नहीं है, ये इनडेफिनिट है। पता नहीं है कितना पानी है। बॉटल अगर 100 लीटर की है और उसमें 10 लीटर पानी है तो भी सम पानी है। बॉटल अगर 1 लीटर की है और उसमें अगर 20 ml पानी है तो सम पानी है। तो वो तो डिपेंड करता है कि सम कितना है ना। वो तो टोटल के रेशियो में डिपेंड करता है। सम वाटर इन द बॉटल, कुछ पानी। अब वाटर क्या है? नाउन है। तो सम किसको सिग्निफाई कर रहा है? सम क्वांटिटी को सिग्निफाई कर रहा है। अनिश्चित, अनिश्चित क्वांटिटी, इनडेफिनेट क्वांटिटी को। द चाइल्ड ड्रिंक लिटिल मिल्क इन द मॉर्निंग।
मिल्क नाउन है, लिटिल एडजेक्टिव है, और लिटिल थोड़ा सा मात्रा को, हमने कहा ना एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, तो थोड़ी मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है लिटिल। एड अ लिटिल सॉल्ट टू द सूप, थोड़ा सा सॉल्ट मिला दीजिए सूप में, वो भी मात्रा को रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट नाउन है। द पुअर फैमिली डज नॉट हैव इनफ फूड टू ईट, इनफ जितना चाहिए उतना नहीं है, मात्रा जितनी चाहिए उतना नहीं है, ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। डू यू हैव एनी मनी, कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास, कुछ, ये भी मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। हाउ मच टाइम डू वी हैव, कितना टाइम है अपने पास, हाउ मच, ये भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो वी हैव प्लेंटी ऑफ राइस, प्लेंटी, प्लेंटी, मच, एनी, इनफ, लिटल, अ लिटल या सम, ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं। तीसरा टाइप है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब जो क्वांटिटी होती है वो 1-2 में काउंट नहीं हो सकती, क्वांटिटी 1-2 में काउंट नहीं हो सकती, नंबर 1-2-3-4 में काउंट हो सकता है। तो इसके आगे दो टाइप्स हो जाते हैं, एक कार्डिनल नंबर और एक ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं वो ऑर्डर होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, कार्डिनल नंबर होते हैं वो 1-2-3 होते हैं। ये याद रह जाएगा आपको, मैंने पहले भी एक अपने वीडियो में इसको डिस्क्राइब किया था। आप ऑर्डिनल को याद रख लीजिए, ऑर्डर पहला दूसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट, है ना, तो उससे ऑर्डिनल और कार्डिनल अपने आप अलग से हो जाएगा। तो कार्डिनल नंबर, कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव्स, दे टेल अस एग्जैक्ट नंबर। 8 boys were playing cricket in the field, 8 boys, एग्जैक्ट नंबर, दिस इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और फर्दर उसका डिवीजन जो है वो है कार्डिनल नंबर। She bought 5 books from the market, 5 books from the market, एग्जैक्ट नंबर है, adjectives of number। The child ate 1 apple in the morning, 1 apple, एग्जैक्ट नंबर है। Ravi won the first prize in the competition, Ravi won the first prize in the competition, first prize, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जिनको हम कार्डिनल कहते हैं तो वो भी नंबर है। वी स्टडीड द सेकंड चैप्टर यस्टरडे, वी स्टडीड द सेकंड चैप्टर यस्टरडे। द शाई बॉय सैट ऑन द लास्ट बेंच, तो ये लास्ट भी ऑर्डर है। मान लीजिए 5 लोग हैं और आखिरी वाला पांचवा है, तो 1 2 3 4, वो फिफ्थ है, वो लास्ट भी है। तो ये हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, जैसा मैंने पहले कहा, इसमें डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हो सकते हैं और इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हो सकते हैं, ऊपर हमने डिस्कस किया है। 3 स्टूडेंट्स, ये है डेफिनेट न्यूमरल, मैनी स्टूडेंट्स, ये है इनडेफिनेट न्यूमरल। ऑफ द लास्ट ऑफ, सॉरी, 3 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, यहां पर 3 डेफिनेट है, मैनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द लेक्चर, यहां पर मैनी इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। ऑफ लता, आशा एंड अनुराधा, द लास्ट इज लीस्ट पॉपुलर, द लास्ट, तो लास्ट कौन है इसमें से, लास्ट अनुराधा है, तो लास्ट इसमें से डेफिनेट न्यूमरल है, इनडेफिनेट न्यूमरल नहीं है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेट कौन करता है, दिखाता है, जैसे आप कहते हैं ना डेमो बोलते हैं, डेमो, डेमो का मतलब दिखा, वो देखो, हम उंगली से इशारा करके बताएं, वो डेमो होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। ये पॉइंट आउट करते हैं, ये शो करते हैं किसी स्पेसिफिक नाउन को या किसी स्पेसिफिक प्रोनाउन को। दिस बुक बिलोंग्स टू माई ब्रदर, दिस बुक, बुक नाउन है देखिए, और ये दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट हाउस, दिस और दैट, दिस जो हमारे फिजिकली हमारे बिल्कुल नजदीक है वो दिस है, और जो हमारे टच से थोड़ा दूर है वो दैट है। और अगर वो सिंगुलर है तो दीज है, टच के पास है, टच करना जिसको पॉसिबल है वो दीज है, और टच से हमारे दूर है। हालांकि ये टच की डेफिनेशन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कई बार हम दूर की चीज को भी डोंट टच दैट वायर, ये देखिए डोंट टच दैट वायर, अगर कहेंगे तो दैट तो दूर के लिए है, दूर का है तो टच,
अब टच हो सकता है जो छूने वाला है उसके लिए हो रहा हो, तो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लगभग एक अप्रोक्सीमेट सा आइडिया है। दोज फ्लावर्स, ये प्लूरल और दूर का, दीज नजदीक का, दोज फ्लावर्स स्मेल स्वीट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव, ये बांट, जिनमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, है ना, ईच बॉय को दे दो, एवरी बॉय को दे दो, आइदर को दे दो, किसी को मत दो। तो distributive adjectives, they refer to persons or things at one at a time. Each student received a certificate. Each student, student noun है और ये each adjective है। Every boy, every adjective है distributive और boy noun है। Every boy was wearing a school uniform. Trees grew on either side of the road. Trees grew on either side of the road. नीदर आंसर वॉज करेक्ट, आंसर साइड ये नाउन है और नीदर और आइदर, आइदर भी ठीक है इसको बोलना और ईदर भी ठीक है, नाइदर बोलना भी ठीक है और नीदर भी ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं ये। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, छठा टाइप, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए आपको पहचानने के लिए, ये यहां अगर नाउन है, ये यहां नाउन है, ये यहां नाउन है, तो उससे पहले आने वाला ये निश्चित तौर पर एडजेक्टिव ही होगा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो इंट्रोगेट बनाते हैं, इंट्रोगेट करते हैं, यानी कि क्वेश्चन बनाते हैं। दे आर यूज्ड विद नाउन्स, नाउन्स के साथ, जैसे मैंने पहले कहा, while asking questions, which book do you want to read, which book, तो ये क्वेश्चन बना रहा है which, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। what subject do you teach in college, what subject do you teach in college, what इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। whose bag is lying on the table, whose bag, तो बैग नाउन है, इससे पहले आने वाला जो क्वेश्चन बना रहा है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव जिसके ऊपर किसी का हक है, हक या हम कह दें कब्जा, दे शो पोजेशन, कौन सी चीज किसकी है। माई पेन, आमतौर पर बहुत सारे लोग इसको प्रोनाउन समझ बैठते हैं, ये प्रोनाउन नहीं है। अगर उसके बाद नाउन आ रहा है तो ये माई प्रोनाउन नहीं है। माई प्रोनाउन भी होता है ना, माई तो क्या होता है, माइन होता है प्रोनाउन, माई के साथ तो नाउन ही आएगा। माई पेन इज मिसिंग, तो ये माई पोजेशन दिखा रहा है कि ये पेन किसका है। योर पोजेशन दिखा रहा है। योर हाउस इज वेरी स्पेशियस, ये हाउस नाउन है, तो योर हाउस इज वेरी स्पेशियस, योर पोजेसिव एडजेक्टिव है। देयर कार वॉज पार्क्ड आउटसाइड द गेट, कार नाउन है, देयर उनका पोजेशन है, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। हिज आइडिया इंप्रेस्ड एवरीवन, हिज आइडिया, idea, whose idea it was his idea, idea is a noun, his is possessive adjective which is qualifying the noun idea। आठवां टाइप एडजेक्टिव्स का, emphasizing adjectives, इनको emphatic adjectives भी कहते हैं। emphasizing, emphasizing मतलब जो जोर देने के काम आते हैं, जोर देने के काम आते हैं। जैसे जैसे हमने नाउन्स में सीखा था कि माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हिज सेल्फ, ये इंफेसिस के लिए काम आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, नाउन्स में नहीं प्रोनाउंस में सीखा था हमने। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स भी होते हैं, दे आर यूज टू एम्फेसाइज ए नाउन, नाउन पर एम्फेसिस, जोर डालने के लिए इनका यूज होता है। आई सो द एक्सीडेंट विद माई ओन आईज, मैंने खुद अपनी आंखों से, आंखें नाउन है, उससे पहले आ रहा है तो एडजेक्टिव ही होगा। तो आई सो द एक्सीडेंट, I saw the accident with my own eyes. He is the very man who helped me yesterday. He is the very man. Man is a noun. Very उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये वही आदमी है, जोर देने के लिए वही आदमी है जिसने कल मुझे मदद किया था। एक्सीडेंट मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, तो ये इंफेसिस के लिए हैं, इंफेसाइजिंग एडजेक्टिव्स हैं। इंफेसाइजिंग एडजेक्टिव्स को, जैसा मैंने पहले कहा, इंफैटिक एडजेक्टिव्स भी कहते हैं।
नोवा टाइप इसका है कंपाउंड एडजेक्टिव्स। जैसा कि इसके टाइटल से, शब्द से पता चलता है, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? जब हम एक चीज में दूसरी चीज मिक्स कर देते हैं तो दोनों मिलकर के कंपाउंड बनाती हैं। कंपाउंड एडजेक्टिव दो चीजों से मिलकर के बना है, मेड ऑफ टू और मोर वर्ड्स एक्टिंग टुगेदर एज वन एडजेक्टिव। काम एक का करता है, होता दो है, तो ऐसा एडजेक्टिव जो दो एलिमेंट्स से मिलकर बना है और है एक, तो वो होता है कंपाउंड एडजेक्टिव। टैगोर वॉज अ वेल नोन राइटर। वेल नोन राइटर। टैगोर वॉज अ वेल नोन राइटर। वेल नोन राइटर, राइटर नाउन है, नाउन से पहले नाउन को क्वालिफाई नहीं। कैसा राइटर? वेल नोन राइटर। वेल नोन राइटर कौन सा एडजेक्टिव हुआ? ये कंपाउंड एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि दो शब्दों से मिलकर के बना है। अगर यही एक शब्द वाला होता तो क्वालिटी वाला हो जाता। द ब्लू आइड गर्ल स्माइल्ड एट द चाइल्ड। गर्ल कैसी थी? गर्ल ब्लू आइड। कंपाउंड, ब्लू और आइड दो शब्दों से मिलकर, पहचाना बहुत आसान है इसको। दो शब्दों से मिलकर बना, बीच में डैश रहता है, दो एलिमेंट्स होते हैं इसमें। वी मैट अ 10 year old, तीन भी हो सकते हैं, देखिए 10 year old बॉय। बॉय नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और ये कंपाउंड एडजेक्टिव है। वी मेट अ 10 year old बॉय इन द पार्क। तो ये हमने किए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब मैं बहुत सिंपल बात आपसे करने वाला हूं, जो शायद आपको मालूम है, लेकिन जो बात हमें मालूम होती है उसमें भी हो सकता है कुछ ऐसा हो जो हमें मालूम ना हो। और मजा आ जाता है तब जब कोई ऐसी चीज जिसका हमें यूं होता है कि हमें मालूम है लेकिन एक्चुअल में हमें मालूम नहीं होता है, और वो हमें मालूम होता है, तब हम बड़ा इलेटेड फील करते हैं, बड़ा मजा आता है। चलिए कुछ बात करते हैं ऐसी। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। ये स्कूल लेवल पर हम लोग पढ़ते हैं कि 3 डिग्रीज होती हैं, और वो 3 डिग्रीज किसकी होती हैं? एडजेक्टिव्स की होती हैं, नाउन प्रोनाउन की नहीं होती हैं। वो 3 डिग्रीज किसकी होती है? एडजेक्टिव्स की होती है। एडजेक्टिव्स ऑफन शो 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। और कई बार हमें कौन सी डिग्री को क्या कहते हैं ये मालूम नहीं होता है। पहली डिग्री को बोलते हैं पॉजिटिव। अच्छा, इस पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि पहली डिग्री हमेशा ही पॉजिटिव ही बात करेगी, कोई जरूरी नहीं है। इसका नाम पॉजिटिव है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव से पता चलता है दो चीजों को कंपेयर करती है। सुपरलेटिव, सुपर, सुपर का मतलब सबसे ऊपर। सुपर मींस सबसे ऊपर। तो सुपर तो सबसे ऊपर वाली चीज, सबसे सिरे की चीज, एक्सट्रीम की चीज, चाहे वो एक्सट्रीम डेप्थ हो और चाहे वो एक्सट्रीम हाइट हो। कंपैरेटिव दो का कंपैरिजन। टॉल, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। इसमें कुछ भी नई बात नहीं है, शायद आपको मालूम होगा। और मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैंने बात की है डीप का। टॉल ऊपर की तरफ होता है, डीप नीचे की तरफ होता है। डीपर एंड डीपेस्ट। डीपेस्ट से और डीप कुछ नहीं होगा। डीपर जो होगा दो में कंपैरिजन करेगा, और डीप तो फिर एडजेक्टिव है ही। वीक, मैंने कहा था ना पॉजिटिव हमेशा, पॉजिटिव का मतलब नहीं है कि वो पॉजिटिव क्वालिटी को, पॉजिटिव नाम है उसका। वीक पॉजिटिविटी थोड़ा ही है, वीक तो कमजोरी, तो नेगेटिव चीज है। वीक, वीकर, वीकेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। ये इसमें कुछ नई बात नहीं लगती है मुझे, आपको सब मालूम है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स की हम बात कर रहे हैं। ये एक इमेज लाया हूं मैं आपके लिए। अब देखिए, ये कुछ बच्चे अभी गेम खत्म करके कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। इनमें कोई टॉल है, कोई टॉलर है, कोई टॉलेस्ट है। देखिए हाइट इन बच्चों की भी कम नहीं है। ये बच्चे भी टॉल हैं, ये बच्चे भी टॉल हैं, लेकिन अब मैं बात करूं तो ये बच्चा इनके मुकाबले टॉलर है। ये टॉल हैं। कौन टॉल हैं? ये टॉल हैं, ये वाले सारे टॉल हैं। और मैं बात करूं तो ये है टॉलर। एक दूसरे के कंपैरिजन में, एक दूसरे के कंपैरिजन में
ये बच्चा इन सब के मुकाबले टॉलर नहीं है। अगर यहां तक की हम बात करें, अगर इन सब का, इन 5 का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, इन 5 का, तो फिर ये टॉलेस्ट हो जाएगा। अगर मैं इनमें से किसी एक एक के साथ इसका कंपैरिजन करूं तो ये टॉलर होगा। और ही इज द टॉलेस्ट। टॉलेस्ट का मतलब इन सब में से सिरे का, सबसे इससे ऊंचा कोई नहीं है। तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, रिच रिचर रिचेस्ट। अब ये ई आर लगाने से और ई एस टी लगाने से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। उसमें कुछ चेंजेस भी होते हैं। इसमें सिर्फ आर लगा है, देखिए, वाइज वाइजर वाइजेस्ट। वाइज तो पहले ही था, एस टी लगा है और पीछे आर लगा है। लार्जर लार्जेस्ट, इसमें वाई हट करके आई ई आर और आई ई एस टी लगा। हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, इजी इजियर इजिएस्ट। थोड़ा सा मेरा ये मानना है कि जब हम कोई भी, कुछ भी हम, व्हेन वी रीड, वी मस्ट रीड केयरफुली। वो सीखने की जड़ है। अगर आप रीडिंग केयरफुली करते हैं तो आपका राइटिंग हमेशा अच्छा होगा। अगर आप लिसनिंग केयरफुली करते हैं, इफ यू लिसन केयरफुली, देन यू विल ऑलवेज बी अ गुड स्पीकर। तो इस एक फंडामेंटल बात के साथ आगे बढ़ता हूं। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब यहां पर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं है। तो फिर कैसे पता चलेगा किस में ई आर और किस में ई एस टी? देखिए, टॉल में हमने ई आर लगाया था और ई एस टी लगाया था, क्योंकि टॉल तो छोटा था ना। टॉल तो छोटा था ना, टॉल तो भारी नहीं था ना। तो टॉल तो कुछ और उठा सकता था ना, उसने ई आर उठा लिया। टॉल तो भारी नहीं था तो ई एस टी भी उसने उठा लिया। ये ब्यूटीफुल तो ऑलरेडी बड़ा लंबा है, ये और कितना लंबा करेंगे इसको? इसलिए बहुत लंबे लंबे, ध्यान दीजिएगा कि बहुत लंबे जो शब्द हैं, एडजेक्टिव्स हैं, उनका कंपेरेटिव बनाने के लिए आमतौर पर हम मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल। मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाह रहा हूं कि लंबे लंबे शब्द होते हैं तो उनमें, जैसे कभी मान लीजिए किसी क्विज में या कभी ऐसा मौका पड़ जाए कि शब्द आपने देखा नहीं है लेकिन आपको मालूम है ये एडजेक्टिव, तो उसका अगर कॉम्पिटिटिव डिग्री बनाना पड़े, अगर उसकी लंबाई काफी ज्यादा है, तो आप रिस्क ले सकते हैं कि आप मोर और मोस्ट लगाएंगे। ऐसे कई सारे शब्द मैं चुन करके लाया हूं। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेंजरस, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। मोर सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल। ये सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि सिर्फ लंबे लंबे शब्द होते हैं, उनके साथ मोर और मोस्ट लग के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनता है। इररेगुलर फॉर्म्स, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ई आर ई एस टी लगाने से या मोस्ट और सॉरी मोर और मोस्ट लगाने से नहीं बनता है। सम एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉलो द यूजुअल पैटर्न। आमतौर पर हम क्या कहते हैं? आमतौर पर हम कहते हैं एडजेक्टिव का कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी का यूज करते हैं हम, या फिर हम मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट शब्दों को ऐड करते हैं। लेकिन ये जो एडजेक्टिव हैं जिनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इनमें से कुछ आपको मालूम भी होंगे, और चलिए मैं देखता हूं कौन कौन से हैं। गुड, बेटर, बेस्ट, बिल्कुल आपने सुना होगा। गुड गुडर गुडेस्ट नहीं होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आप इनसे वाकिफ होंगे। लिटिल, लेस, लीस्ट। ये थोड़ा सा हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की चीज हो। लिटिल, लेस और लीस्ट। मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट। मैनी और मच दोनों का ही कंपैरेटिव सुपरलेटिव मोर और मोस्ट रहता है। फार, फारदर, फारदेस्ट। फार से फर्दर, फर्देस्ट भी बन सकता है। फार, फारदर, फारदेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। और ओल्ड से ही कंपैरेटिव एल्डर और कंपैरेटिव एल्डेस्ट बनता है।
देखिए, अगर हम किसी चीज का एज डिस्कस कर रहे हैं तो ओल्डर और ओल्डेस्ट हम बताते हैं। अगर हम फैमिली मेंबर्स को दो को कंपेयर कर रहे हैं कौन सा बड़ा है, तो अपने ही फैमिली के दो भाइयों, दो बहनों, बहन भाई, किसी के बीच में, है ना, दो फैमिली मेंबर्स के बीच में उनकी उम्र का कंपैरिजन कर रहे हैं तो एल्डर और एल्डेस्ट का इस्तेमाल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम ट्रैप्स अबाउट एडजेक्टिव्स। अब तक जो मैंने बात की थी वो थियोरिटिकल बात थी। अब मैं जो बात कर रहा हूं वो सीधी सीधी पते की बात है। और ये वो चीज है जो एग्जाम में आपके सामने जो मुसीबतें खड़ी होती हैं उन मुसीबतों का कत्लेआम कर देगा। जो ट्रैप्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे सामने पेश करते हैं उनमें एक ट्रैप होता है, ये जो आपके स्क्रीन पर है, राम इज सीनियर टू श्याम। बहुत सारे बच्चे इस ट्रैप में फंस जाते हैं और वो देन लगा बैठते हैं, राम इज सीनियर देन श्याम। क्योंकि हमारे सामने एक समस्या ये भी रहती है कि मदर टंग का इंटरफियरेंस रहता है। हिंदी में जो कुछ हम सीखते हैं उसको कई बार हम इंग्लिश पर लागू करने की कोशिश करते हैं। इन गलतियों के कारण ये ट्रैप बन जाता है। ये ट्रैप आपके लिए बिल्कुल जीरो हो जाएगा अगर आप मेरी आज ये बात ध्यान से सुनिए। देखिए, सीनियर के साथ हमेशा टू लगता है। अगर सीनियर के साथ हमेशा टू लगता है तो जूनियर के साथ भी हमेशा टू लगता है। राम इज सीनियर टू श्याम, ये ठीक है। मोहन इज जूनियर टू हिज एल्डर ब्रदर, ये भी ठीक है। सीनियर टू, जूनियर टू, सीखने वाली बात है ये। गोल्ड इज सुपीरियर टू आयरन इन वैल्यू, सुपीरियर टू। तीनों में एक पैटर्न बनता है कि आखिर में तीनों के आई ओ आर, आई ओ आर। जनाब, ये तीनों शब्द इंग्लिश भाषा के ओरिजिनल नहीं हैं। मैं आपको बतला दूं कि ये तीनों ही शब्द इंग्लिश में लेटिन भाषा से आए हुए हैं, लेटिन। और इंग्लिश भाषा में लेटिन, जर्मन, फ्रेंच, हिंदी, संस्कृत, बहुत सारी भाषाएं दुनिया की जो हैं उनसे लिए हुए शब्द अंग्रेजी में शामिल हैं। और आमतौर पर जो शब्द अंग्रेजी भाषा दूसरी भाषा से जो लेती है उसका यूसेज भी साथ ही लेती है। जैसे आपने देखा हो ना, चाइल्ड शब्द का प्लूरल जो बनता है वो चाइल्ड्स नहीं बनता, चिल्ड्रन बनता है। और ऐसे शब्द अंग्रेजी में बहुत कम है। ये भी दूसरी भाषाओं से बोरो किया हुआ शब्द है। तो मैं आपको बता दूं, जिस शब्द के एंड में आई ओ आर आ रहा है उसके साथ टू लगेगा। ये बहुत सेट फार्मूला है। फिर भी मैं कुछ ऐसे शब्द आपके साथ डिस्कस करूंगा जो शब्द आमतौर पर एग्जाम में आते हैं। कौन से ऐसे शब्द हैं जनाब? ऐसे शब्द हैं इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, पोस्टीरियर। वर्ड्स फॉलोड बाय टू इंस्टेड ऑफ देन। देन नहीं होगा इनमें, इनमें टू लगेगा। मैंने आपको बताया लेटिन भाषा से आए हुए शब्द, उनको दो का कंपैरिजन करते हैं तो उनके साथ टू लगाया जाता है। इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, प्रायर टू, पोस्टीरियर टू। बात चली देन की। देन की बात चली है तो देन कहां लगता है? देखिए, जो कोई भी शब्द कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वो लेटिन भाषा वाले शब्द नहीं है, आई ओ आर वाले, जिनके एंड में आई ओ आर होता है, जैसा मैंने ऊपर जिक्र किया, आई ओ आर जिनके एंड में होता है वो वाले नहीं है, तो देन ही लगेगा। ओल्डर देन, बेटर देन, टॉलर देन, रिचर देन, यंगर देन, वर्स देन, स्ट्रोंगर देन, मोर ब्यूटीफुल देन। बहुत सिंपल बात है ये। कोई ट्रैप वाले क्वेश्चंस में आमतौर पर ऐसा नहीं आता है। कई बार दो आईओआर वाले दे दिए और तीसरा देन वाला दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, तो एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। शी इज ओल्डर देन हर सिस्टर, ओल्डर देन। दिस बुक इज बेटर देन दैट वन। तो ये कंपैरेटिव डिग्री
इंग्लिश के जो वर्ड्स ओरिजिनली इंग्लिश के हैं उनके साथ हम देन का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा ट्रैप, ट्रैप नंबर 3, तीसरा जाल कौन सा बिछाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम? भाई साहब बहुत जरूरी है ये, बहुत जरूरी। इस बात को आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप बिल्कुल जीवन में एक दिन जरूर पछताएंगे। एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक नंबर से पीछे रहने से आप रिजल्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप लिस्ट में करीबन 50-100 बच्चों से पीछे रह गए। मान लीजिए किसी बच्चे के 200 में से 156 नंबर हैं और एक बच्चे के 155 नंबर हैं, तो स्टेप्स देखेंगे तो 156 से 155 वाले का मार्क तो एक कम है, लेकिन सीनियरिटी लिस्ट में वो 100 नंबर पिछड़ गया है। इतना डिफरेंस आ जाता है क्योंकि 156 वाले ही सैकड़ों बच्चे होते हैं। तो एक भी चीज को मिस करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट किताबों से क्लियर नहीं होता है। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके और लाया हूं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की बात। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि ये लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल तीनों ही अनकाउंटेबल हैं। अनकाउंटेबल से यहां क्या मतलब है कि जिन चीजों का जिक्र किया जा रहा है वो चीजें 1, 2, 3, 4 में काउंट नहीं की जा सकती हैं। जैसे दूध, जैसे पेट्रोल, जैसे चावल। एक चावल दो चावल जी नहीं, एक पेट्रोल दो पेट्रोल नहीं, एक दूध दो दूध नहीं, एक पानी दो पानी नहीं, एक लीटर पानी। अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। तो लिटिल मात्रा के लिए इस्तेमाल होता है, क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसको 1, 2, 3 में नहीं गिना जा सके। पहली बात तो ये समझिए। इससे उल्टा एक क्या रहेगा, फ्यू रहेगा। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, वहां पर काउंटेबल है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल का रहेगा। लिटिल मींस हार्डली एनी। लिटिल जो है उसका मतलब है कि लगभग ना के बराबर, लगभग ना के बराबर। माई एग्जाम वॉज टू स्टार्ट एट 9 AM। अब कैसे, मैं समझाना चाहता हूं। मैं 3 सेंटेंस दूं, एक में फ्यू लगा दूं, एक में आ लिटिल लगा दूं, सॉरी एक में लिटिल लगा दूं, एक में आ लिटिल और एक में द लिटिल। ऐसा करने से उसका डिफरेंस क्लियर नहीं होगा आपको। मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। तीनों वाक्यों को देखिए आप। माई एग्जाम वॉज टू स्टार्ट एट 9 AM। मेरा एग्जाम 9 बजे स्टार्ट होना था। सिचुएशन ये है कि 9 बजे मेरा एग्जाम स्टार्ट होना था। आई गॉट रेडी एट 8:55 AM। 9 बजे एग्जाम स्टार्ट होना था और मैं तैयार हो पाया 8:55 पर। कितने मिनट बच गए? 5 मिनट। अब भाई एग्जाम सेंटर में जाकर के बैठना भी तो है। तो लिटिल टाइम वॉज अवेलेबल फॉर रिवीजन। तो मेरे पास रिवीजन का कोई टाइम नहीं था। क्या बोलेंगे? लिटिल। तो लिटिल मतलब हार्डली एनी, हार्डली एनी। अब लेते हैं आ लिटिल को। आ लिटिल मीन्स सम। तो लिटिल का मतलब तो था कि बिल्कुल लगभग जीरो ही, नेग्लिजिबल, जीरो के बराबर। अब सम तो थोड़ा सा तो है, थोड़ा सा स्कोप तो यहां है, बिल्कुल जीरो तो नहीं है। माई एग्जाम वॉज टू स्टार्ट एट 9 AM। वही सेंटेंस लिया है मैंने फिर से ताकि दोनों में डिफरेंस आपको पता चले। आई गॉट रेडी एट 8:30 AM। अब भाई साहब मैं तैयार हो गया आधा घंटा पहले। आधा घंटा भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो अ लिटिल टाइम वॉज अवेलेबल फॉर रिवीजन। तो मेरे पास क्या बिल्कुल टाइम नहीं था? था, थोड़ा सा था। एग्जाम सेंटर तो मैं पहुंच ही चुका था अपनी तैयारियां सब करके। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। अ लिटिल मीन्स थोड़ा सा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। अगर मैं यहां 5 मिनट में एग्जाम सेंटर पहुंच रहा हूं तो यहां पर मेरे पास 25 मिनट हैं, यानी कि थोड़ा सा टाइम था। अब बात है द लिटिल की। द लिटिल मीन्स ऑल द अवेलेबल अमाउंट। द लिटिल का मतलब है कि जितना है वो सारा। द लिटिल टाइम अवेलेबल वॉज यूज्ड वाइजली। जितना भी टाइम मेरे पास अवेलेबल था वो चाहे थोड़ा था, पर मैंने पूरे के पूरे उस टाइम को बड़ी बुद्धिमता से इस्तेमाल किया। यानी कि लिटिल का मतलब है
लगभग जीरो। अ लिटिल का मतलब है पर्याप्त से बहुत कम, थोड़ा सा। और द लिटिल का मतलब है जितना है वो ज्यादा। मान लीजिए मैं दूध की बात करूं, मुझे चाय पीनी है, मैं दूध की बात करूं और मैं पूछूं कि चाय पीनी है, दूध है क्या? इज देयर एनी मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर? एंड माय सर्वेंट सेज देयर इज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, सो नॉट टी पॉसिबल। ओके, आई एम सॉरी, देयर इज अ लिटिल मिल्क। अ लिटिल, थोड़ा सा दूध है। हाँ, थोड़ी डार्क चाय बन जाएगी, कोई बात नहीं। अ लिटिल, थोड़ा सा दूध है। तो फिर मैं कहूँ गेस्ट आ गया, थोड़ा सा दूध था, तो दूध और है क्या? वो के द लिटिल मिल्क विच वॉज अवेलेबल इन द रेफ्रिजरेटर वॉज यूज इन योर टी। तो और नहीं है, जो था वो सारा हमने इस्तेमाल कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं ए फ्यू के बारे में हमारा क्या कहना है। ये तो मात्रा के लिए था जो अनकाउंटेबल है। अब हम जो बात करेंगे वो काउंटेबल की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसके जैसा ही है। एक सीख लिया तो दूसरा आ सकता है, दोनों में डिफरेंस काउंटेबल और अनकाउंटेबल का ही डिफरेंस है। मोस्ट कॉमन एग्जाम ट्रैप्स में चौथी बात हमारी फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू की। फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू, ये बिल्कुल लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल जैसा ही कॉन्सेप्ट है। वहां पर अनकाउंटेबल था, यहां पर काउंटेबल नाउन्स हैं जिनको बिना लीटर मीटर लगाए 1 2 3 में गिना जा सकता है। फ्यू मीन्स हार्डली एनी, संख्या है लेकिन जैसे कोई ना हो। एक सेंटेंस मैंने खुद ही बनाया है आपके लिए, ये देखिए। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स न्यू अबाउट हिज एक्सीडेंट, उसके किसी भी दोस्त को उसके एक्सीडेंट के बारे में पता नहीं था। उसके किसी भी दोस्त को नन ऑफ हिज फ्रेंड्स न्यू अबाउट हिज एक्सीडेंट। फ्यू फ्रेंड्स विजिटेड हिम इन द हॉस्पिटल, जब किसी को पता ही नहीं था कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो कौन विजिट करने जाएगा? विजिट करने तो तब जाएगा जब पता होगा। फ्यू फ्रेंड्स, तो उसको विजिट करने कोई नहीं गया। फ्यू फ्रेंड्स विजिटेड हिम इन द हॉस्पिटल, इट मींस हार्डली एनी फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड नहीं गया। तो फ्रेंड को 1 2 3 में काउंट किया जा सकता है, इसलिए हमने यहां पर यूज किया फ्यू। अगर वो काउंटेबल ना होता हम यहां पर यूज करते लिटिल। आ फ्यू, आ फ्यू मीन्स सम, पर्याप्त तो नहीं, जितना होना चाहिए था उतना तो नहीं, लेकिन थोड़ा। आ फ्यू फ्रेंड्स विजिटेड हिम इन द हॉस्पिटल, थोड़े से दोस्त उससे मिलने गए हॉस्पिटल में। आ फ्यू। अब अगली बात है द फ्यू। द फ्यू मीन्स ऑल ऑफ दोज फ्यू, जितने भी थे वो सारे। A few friends visited him in the hospital. A few friends visited him in the hospital. Some friends. और द फ्यू को कहें तो द फ्यू फ्रेंड्स हु विजिटेड हिम इन द हॉस्पिटल वर सैड, जितने भी दोस्त हॉस्पिटल में मिलने गए सब के सब सैड थे। सब के सब, ये कॉन्सेप्ट ऑल द फ्रेंड्स हु विजिटेड हिम, ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। द फ्यू मीन सारे के सारे। ट्रैप नंबर 5, जिसमें आमतौर पर हमारे लिए जाल बिछाया जाता है कंपटीशन एग्जाम में, हम किसी जाल में फंसने वाले नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। शी हैज लेस फ्रेंड्स देन हर ब्रदर। शी हैज लेस फ्रेंड्स देन हर ब्रदर। शी हैज फ्यूअर फ्रेंड्स देन हर ब्रदर। लेस जो है वो काउंटेबल नहीं है। लेस क्या है? लेस अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। और फ्यूअर क्या है? काउंटेबल है। फ्यूअर काउंटेबल है। फ्यू, फ्यू जैसे हमने पहले भी सीखा, शी हैज फ्यूअर फ्रेंड्स देन हर ब्रदर। वी नीड फ्यूअर मिल्क। मिल्क फ्यूअर नहीं होता है, मिल्क लेस होता है। वी नीड लेस मिल्क इन द रेसिपी। लेस मिल्क, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का डिफरेंस है यहां पर। छठा ट्रैप जो हमारे लिए बिछाया जाता है वो बहुत ही सिंपल होता है। वैसे आप ऐसे ट्रैप में फंसने वाले नहीं हैं। अगर मेरी बात पिछले 44 मिनट से आप सुन रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप वो व्यक्ति हैं जो आसान
नेट में फंसने वाले नहीं हैं। और जो नेट आपको फंसा सकता है, उस नेट को काटने के लिए उस नेट को काट देने के लिए मैं तैयार हूं। सुनिए मेरी बात। ऑफ द टू बॉयज राम इज द टॉलेस्ट। बिल्कुल गलत, क्योंकि दो के कंपैरिजन में सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है। ऑफ द टू बॉयज राम इज टॉलर, अगर दो में कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल होगा। ऑफ ऑल द बॉयज राम इज टॉलर, ऑफ ऑल द बॉयज आ गया, सबके बीच कंपैरिजन है, तो फिर कंपैरेटिव इस्तेमाल नहीं होगा, ये गलत है। और इस्तेमाल होगा सुपरलेटिव। ऑफ ऑल द बॉयज राम इज द टॉलेस्ट, ये बिल्कुल ठीक कंस्ट्रक्शन है। When we compare two persons or things, we use comparative degree. We compare, when comparing two or more than two persons or things, we use superlative degree. सातवां जाल हमारे लिए जो बिछाया जा सकता है वो है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, सीक्वेंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बहुत सारे मासूम विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनको इसका कोई आइडिया नहीं होता है। आप में से अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसको इसके बारे में अब से पहले आइडिया नहीं था, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं ये जान पाऊं कि कितने विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको इस जाल के बारे में पता नहीं होता है। जाल क्या है? जो एडजेक्टिव्स हम यूज करते हैं, उन एडजेक्टिव्स में सबसे पहले हम ओपिनियन को लेते हैं, उसके बाद कई बार होता है ना, एक ही चीज में हम कई सारे एडजेक्टिव्स, जैसे इस अपने वीडियो के शुरू में हमने कहा कि जो लश ग्रीन पार्क है और वहां पर ये है, वहां पर कई सारे एडजेक्टिव एक साथ जब हम यूज करते हैं, तो हम सबसे पहले ओपिनियन, उसके बाद साइज, उसके बाद उसकी उम्र, उसके बाद उसकी शेप, उसके बाद उसका कलर, उसके बाद उसका ओरिजिन, और उसके बाद उसका मटेरियल, और उसके बाद वो नाउन जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है, इस ऑर्डर में करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मटेरियल जिसका बना है वो तो पहले कर दें और ओरिजिन बाद में कर दें, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। नॉन नेटिव स्पीकर्स को इसमें प्रॉब्लम आती है। मतलब क्या है? हवा में बात समझ नहीं आई। चलिए हम बात को एक एग्जांपल से सीखते हैं। ये वाक्य है, ये वाक्य है, क्या है? ए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। स्मॉल एडजेक्टिव है। ओल्ड एडजेक्टिव है। राउंड, रेड, इटालियन, वुडन, और टेबल, टेबल तो है नाउन। बाकी सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 एडजेक्टिव्स हैं। और आपने ध्यान दिया होगा इनके बीच में कोमा का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जी हां, कोमा का इस्तेमाल नहीं होगा। और ब्यूटीफुल, अब कौन सी चीज किसको ब्यूटीफुल लगे, ये तो भाई अपना अपना ओपिनियन है। जो चीज आपको बहुत ब्यूटीफुल लगे, हो सकता है मुझे बिल्कुल ब्यूटीफुल ना लगे। जो चीज मुझे ब्यूटीफुल लगे, हो सकता है आपको अरे यार इसमें क्या ब्यूटीफुल है, कुछ भी नहीं है। तो ये ओपिनियन है। ब्यूटीफुल क्या है? ओपिनियन है। ओपिनियन सबसे पहले। उसके बाद बात आती है साइज की, स्मॉल। उसके बाद आती है उसकी उम्र की, ओल्ड। उसके बाद बात आती है शेप की, राउंड। उसके बाद कलर, रेड। फिर बात आती है उसका ओरिजिन, इटालियन, इटालियन ओरिजिन का है। उसके बाद बात आती है किस मटेरियल का बना हुआ है, वुडन। और फिर वो नाउन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इस ऑर्डर में रहेगा। याद कैसे रखूं इसको? ये मिक्स हो जाएगा, मैं कैसे याद रखूं इसको? मिक्स नहीं होने दूंगा। कैसे कैसे मिक्स हो जाएगा? ये देखिए, ये वो छोटा सा टेबल है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। एक निमोनिक बनाया है मैंने, अच्छा लगेगा शायद आपको, है ना? ओ शी, एश तो कॉमन है ना? जैसे मेरी मदर का नाम है शी, मेरी मदर का नाम है सी। सी बोलते हैं हम देसी में। वैसे देसी भाषा होते हैं, जैसे देशी और देसी, देश और देश जिस तरह कहते हैं ना। तो ओ सी, एश बड़ा कॉमन है। बड़ा कॉमन है, बड़ा कॉमन है बोले तो आजकल ऐश सब मारते हैं,
ऐश करनी सबको अच्छी लगती है, तो माँ कहती है बेटा तो सारा दिन ऐश करता रहता है, पढ़ता क्यों नहीं? ओ शी, ऐश कॉमन है। इससे क्या होगा? ओ मीन्स ओपिनियन, सी मीन्स साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, और फिर आएगा नाउन। आपको ये याद रह सकता, ओ शी ऐश कॉमन है, इस निमोनिक से याद रह सकता है। ओ शी ऐश कॉमन सी बात है, इससे याद रह जाएगा। नहीं तो ओ सिट, ऐसी शक्ल को मन की नहीं बताया करते। ओ सिट, वैसे ये मैंने बनाया है, बहुत सटीक नहीं है, सिट की जगह लोग शिट बोलते हैं, मैंने ये एस एच था नहीं इसमें तो मैंने सिट बनाया। ओ सिट, कई लोग कहते हैं ओ सिट, ऐसी शक्ल को मन की बात नहीं बताया करते। ओ ओपिनियन, सिट साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, और वो नाउन। इस निमोनिक से मैंने कोशिश की है, आपको याद रह सकता है। तो ये ऑर्डर सीक्वेंस जो रहेगा वो ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन और मटेरियल का इस तरह से रहेगा। ट्रैप नंबर 8, दैट वाज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी ऑफ माय लाइफ। बहुत सारे एग्जाम में इस तरह के सवाल आए हुए। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले बहुत सारा रिसर्च किया है। आप विश्वास करें, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कम से कम 20 से 25 घंटे काम किया है, और उसके बाद मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। सभी एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह की चीजें वहां काम करती हैं, वो सब मैंने रिसर्च करने के बाद यहां पर यूसेज में उनको शामिल किया है। दैट वॉज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी, द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी ऑफ माई लाइफ। ये सेंटेंस गलत है। इसको ठीक करने के लिए, जो चीज यूनिक है उस जैसा कोई और हो नहीं सकता, तो जो यूनिक है उसका कंपैरिजन किसी से नहीं हो सकता। मोर और मोस्ट तो हम कंपैरिजन के लिए लगाते हैं, तो ये मोस्ट यहां पर नहीं होगा। दैट वॉज यूनिक अपॉर्चुनिटी, दैट वॉज अ यूनिक, द भी हम मोस्ट के कारण लगाया था हमने। दैट वॉज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, यूनिक अपने आप में सुपरलेटिव है, अपने आप में सुपरलेटिव है, इसके साथ किसी और कॉम्पेरेटिव या सुपरलेटिव का यूज नहीं करना है। ऐसे कुछ और शब्द भी होते हैं, वो कौन से होते हैं? द अरेंजमेंट इज मोर आइडियल फॉर द ओकेजन। आइडियल, आइडियल तो सुपर है, उससे ऊपर कुछ होता नहीं है, तो ये फिर मोर क्यों है? ये मोर ही तो गलत है। दिस अरेंजमेंट इज आइडियल फॉर द ओकेजन। द इंस्ट्रक्शंस आर वेरी कंप्लीट। अरे जो कंप्लीट है उसमें वेरी क्या है? वेरी नहीं होता है। द इंस्ट्रक्शंस आर कंप्लीट, इंस्ट्रक्शंस आर कंप्लीट। देखिए सच सच बताइए, बिल्कुल ऑनेस्टली, ईमानदारी से बताइए, आपने लोगों को ये कहते हुए सुना, ये सबसे बेस्ट है? ऐसा कहते हुए बहुत बार लोगों को सुना होगा, ये सबसे बेस्ट है। जो बेस्ट है उसमें सबसे लगाने की जरूरत नहीं है, ये सबसे बेस्ट है। अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं तो परहेज कीजिए उससे। इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स, जो अपने आप में ही सुपरलेटिव होते हैं, उनके साथ किसी कॉम्पैरेटिव सुपरलेटिव की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनमें ऑलरेडी एक्सप्रेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है। कुछ ऐसे शब्दों की सर हमें लिस्ट दे दो ताकि हम उनका ध्यान रखें सर, तो लीजिए ये है लिस्ट। ऐसे शब्द होते हैं यूनिक, परफेक्ट, आइडियल, कंप्लीट, एंटायर, होल, टोटल, यूनिवर्सल, एब्सोल्यूट, सुप्रीम, एक्सटिंक्ट, एम्प्टी, फुल, करेक्ट, इनकरेक्ट, सर्टिन, इम्पॉसिबल। ये वो लिस्ट है जिन शब्दों के साथ कंपेरेटिव और सुपरलेटिव की जरूरत नहीं होती, और इनको हम जानते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स के नाम से। नौवां जाल, कंफ्यूजिंग वर्ड मीनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा जाल भी एग्जाम में, किसी एग्जाम, मुझे याद नहीं कौन सा एग्जाम था, लेकिन किसी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में ऐसा सवाल आया हुआ था।
तो मैंने उसी को देख करके ये वाला स्लाइड तैयार किया है आपके लिए। लीजिए, ये एक सेंटेंस है, द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अ हिस्टोरिक इवेंट। द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अ हिस्टोरिक इवेंट। ये हिस्टोरिक शब्द का मीनिंग अगर आपको मालूम है तो आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे, और इसका बस अंदाजा सा है, एग्जैक्ट मीनिंग मालूम नहीं है तो गलती कर सकते हैं। ही इज राइटिंग ए हिस्टोरिकल बुक अबाउट एंशियंट इंडिया। अब देखिए, आपको एंशियंट इंडिया ये दे दिया, किताब लिख रहा है एंशियंट इंडिया के बारे में, और यहां ब्रैकेट में दो शब्द दे दिए, एक आपको दे दिया हिस्टोरिक और एक आपको दे दिया हिस्टोरिकल। आपको दोनों का मीनिंग क्या अलग अलग होता है वो मालूम नहीं है, तो यूसेज आप ठीक से कर नहीं पाएंगे। इसलिए किस शब्द का क्या मीनिंग है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हिस्टोरिकल वो चीज है जो इतिहास के बारे में है। हिस्टोरिक का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट। हिस्टोरिक मींस हिस्टोरिक का हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। हिस्टोरिक का हिस्ट्री से लेना देना नहीं है, हिस्टोरिकल का हिस्ट्री से लेना देना है। तो इसलिए जो संविधान को अडॉप्ट किया गया वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट था, लेकिन ही इज राइटिंग ए हिस्टोरिकल बुक अबाउट एंशियंट इंडिया। वो जो किताब लिख रहा है वो इंडिया की हिस्ट्री के बारे में है, तो वो यहां होगा हिस्टोरिकल और ये होगा हिस्टोरिक। बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये, बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम में आया हुआ था, शायद सीजीएल के या किसी ऐसे एग्जाम में देखा था मैंने इसको। एक ही ऐसा और एग्जाम्पल मैंने लिया है यहां पर। हिस्टोरिक मींस इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल मींस रिलेटेड टू हिस्ट्री, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। और इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। एक और वाक्य दीजिए, द स्मॉल कार इज वेरी इकोनॉमिकल बिकॉज इट यूजेस अ लिटिल फ्यूल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। इन दोनों में इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल शब्द इस्तेमाल हुए हैं, ठीक हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल की तरह, उन्हीं की तरह। इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, यहां पर इसका मतलब है मॉनिटरी। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी तेजी से हो रही है, इसका इकोनॉमिक से लेना देना है, ये इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट करता है। दिस स्मॉल कार इज वेरी, दिस स्मॉल कार इज वेरी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है जो हमें पैसा सेव करने में मदद करती है। इसका इकोनॉमिक्स से तो लेना देना है, लेकिन इकोनॉमिकल का मतलब होता है जो पैसा बचाता हो, जो पैसा, इकोनॉमिक का मतलब पैसा बचाने से नहीं है, इकोनॉमिकल का मतलब पैसा बचाने से है। ये छोटी कार बहुत बहुत इकोनॉमिकल है क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत कम तेल खाती है। इकोनॉमिक मींस रिलेटिंग टू द इकोनॉमी और इकोनॉमिकल मींस नॉट वेस्टफुल या सेविंग मनी। तो जो बात मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं वो है कंफ्यूजिंग वर्ड मीनिंग। आपको वर्ड का मीनिंग पर ध्यान देना है। अगर वो मीनिंग आपको जब तक क्लियर नहीं है तब तक आप उसका सही यूज नहीं कर पाएंगे। तो वर्ड का सही मीनिंग मालूम करें और उसके बाद उसका यूसेज सीखें। हम अपनी बात के अंत की तरफ हैं और जाल नंबर 10, ऐसा ट्रैप जो एग्जाम हमारे लिए बिछाता है, एक और क्या हो सकता है। जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी लगभग हम कर चुके हैं, और छोटी छोटी बातें कुछ रहती हैं। दिस रोड इज बेटर, ये इनकम्प्लीट है क्योंकि बेटर कॉम्पेरेटिव डिग्री है, और कॉम्पेरेटिव डिग्री में हमें कंपैरिजन चाहिए दो चीजों के बीच में। कॉम्पेरेटिव डिग्री में हमें चाहिए कंपैरिजन दो चीजों के बीच में, और वो दो चीजें तब होंगी जब कोई दो है। यहां तो एक एक ही रोड की बात हो रही है, तो ये बेटर कैसे आ सकता है। दिस रोड इज बेटर देन दैट रोड हो सकता है, अकेले में बेटर नहीं हुआ। दिस रोड इज गुड ये हो सकता है। हाँ, बातचीत में ऐसा हो सकता है, बात कर रहे थे हम, माय फ्रेंड दीज आर टू रोड्स, आई वांट टू गो टू आगरा, विच वन इज बेटर। दिस इज बेटर,
वहां हो सकता है, क्योंकि बातचीत में रेफरेंस है, कॉन्टेक्स्ट है, वहां हो सकता है। लेकिन एक कागज पर लिखा हुआ ये अकेला सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में ये दो चीजों का कंपैरिजन नहीं दिखाता है। जो मैं बातचीत का मैंने बताया आपको, उसमें दो रोड्स का रेफरेंस पहले था, इसीलिए मैंने यहां लिखा है इनकम्प्लीट व्हेन नो कंपैरिजन इज अंडरस्टूड। बातचीत में तो कंपैरिजन अंडरस्टूड होता है, सेंटेंस अकेला लिखा हुआ है तो ये गलत है। दिस रोड इज बेटर देन द अदर वन, ये ठीक है क्योंकि दो के बीच कंपैरिजन है। इनकम्प्लीट कंपैरिजंस की मैं बात कर रहा हूं। ए कंपैरिजन मस्ट क्लियरली शो व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड। बिल्कुल दोनों का कंपैरिजन बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए। एक और ट्रैप क्या हो सकता है? शी इज ब्यूटिफुली, शी इज ब्यूटिफुल, शी इज अ ब्यूटी। शी इज ब्यूटिफुली, ये गलत है। ब्यूटिफुली एडजेक्टिव नहीं है, ब्यूटिफुली एडवर्ब है। आखिर में देखिए एल वाई लगा हुआ है। शी इज ब्यूटिफुल, बिल्कुल ठीक है। शी इज अ ब्यूटी, बिल्कुल ठीक है। अ ब्यूटी नाउन के तौर पर यूज हुआ है, बिल्कुल ठीक है। द फूड टेस्ट डेलीशियसली, डेलीशियसली गलत है ये भी गलत था। ये ठीक है, ये ठीक है। द फूड टेस्ट डेलीशियस, क्योंकि डेलीशियस एडजेक्टिव है, डेलीशियसली एडजेक्टिव नहीं है, वो एडवर्ब है। ही इज द मोस्ट टोलेस्ट, भाई साहब जब टोलेस्ट हो गया तो मोस्ट का कहां जरूरत है? मोस्ट का जरूरत नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। दिस इज मोर बेटर, दिस इज मोर बेटर, ये बेटर के साथ मोर लगाने का जरूरत कहां रहता है? द मूवी वॉज बोर्ड, ये भी बहुत लोगों को मैंने गलत यूज करते हुए देखा है, आपने भी जरूर देखा होगा। ध्यान दीजिए, जो गलती, समझदार व्यक्ति कौन होता है? समझदार वो होता है जो दूसरों को गलती करते हुए देखकर खुद की गलती सुधार ले, और बेवकूफ वो होता है जो दूसरों की गलती देखकर और खुद गलती कर करके उसको भी ना सुधारे। तो हम हैं समझदार। द मूवी इज बोर्ड, बिल्कुल गलत यूज हुआ है। द मूवी वॉज बोर्ड गलत है, मूवी वॉज बोरिंग, ये गलत वाक्य है। आई एम बोरिंग, कौन कहता है आई एम बोरिंग? अपने आप को बोरिंग कौन बताता है भाई? कोई नहीं बताता आई एम बोरिंग, आई एम बोरिंग कोई नहीं बताता है। आई एम बोर्ड, जब हम बोर हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं आई एम बोर्ड, आई एम बोरिंग। सेंटेंस ग्रामेटिकली तो सही है, हो सकता है कोई आदमी बोरिंग हो सकता है कोई बोरिंग हो, है ना, बट एटलीस्ट आई एम नॉट बोरिंग। आई एम इंटरेस्टिंग इन दिस, बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने ना बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना, बड़ी शर्म सी आती है सुन के भी कि क्या बोल रहा है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं, सर इंग्लिश डज नॉट कम टू मी, है ना। तो आई एम इंटरेस्टिंग इन दिस नहीं, ये इंटरेस्टिंग नहीं होना चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड इन दिस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।